फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए मुद्रा बचत एवं साख का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं। इसके पहले हमने मुद्रा के बारे में चर्चा किया। मुद्रा के प्राचीन काल में जो वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई होती थी उसके बारे में बात किए, मुद्रा के कार्य में बात किए। अब मुद्रा के कार्य में ही पांचवा कार्य है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। कहता है मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। आर्थिक विकास के साथ ही साथ विनिमय के क्षेत्र में विनिमय के क्षेत्र में यानी लेन देन के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया। जैसे जैसे समय गुजरा विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया। वस्तुओं का क्रय विक्रय अब दूर दूर तक होने लगा, क्योंकि मुद्रा आ जाने से वस्तुओं को लेन देन आसानी हो गया और क्रय विक्रय दूर दूर तक किया जाने लगा। इस कारण क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करने की जरूरत महसूस की गई। अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। यानी वस्तु जो विनिमय प्रणाली थी उसमें ये व्यवस्था नहीं थी, स्थानांतरण की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसमें वस्तु था, कोई मापक था नहीं, तो व्यक्ति को अपने ज़मीन या कुछ भी ज़मीन के मामले में खासकर उसको छोड़ के जाना पड़ता था। लेकिन मुद्रा आ जाने से अब वो भी समस्या दूर हो गई है। वस्तुओं का हस्तांतरण यानी मूल्य का हस्तांतरण होने लगा। हम वस्तु को जो भी हो, या ज़मीन हो या घर हो, उसको अगर बेचना चाहे तो वहीं पर बेच के हम कहीं दूसरे जगह बेच करके खरीद सकते हैं। तो आज मुद्रा का हस्तांतरण भी होने लगा है। छठा है साख का आधार। वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। यानी मुद्रा के आ जाने से साख का आधार भी बढ़ गया है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलन में नहीं रह सकता है। यानी चेक, ड्राफ्ट, हुंडी तभी कार्य कर सकता है जब मुद्रा का प्रचलन हुआ और साख बढ़ा। साख बढ़ने से चेक, ड्राफ्ट और हुंडी का प्रचलन हुआ। जैसे जमाकर्ता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब तक बैंक में उसके खाते में पर्याप्त मुद्रा हो। यानी आप चेक का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपके बैंक में मुद्रा हो। व्यापारिक बैंक भी साख का सृजन नगद कोष के आधार पर ही कर सकता है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो साख का सृजन नगद कोष के आधार पर ही कर सकते हैं। यदि नगद मुद्रा का कोष अधिक है तो अधिक साख का निर्माण हो सकता है। यानी आपका साख आपके नगद मुद्रा पर निर्भर करता है कि जितना आपके बैंक अकाउंट में मुद्रा है उसी के हिसाब से आपका साख का निर्माण होता है। नगद मुद्रा के कोष में कमी होने से साख की मात्रा भी कम हो जाती है। इस तरह मुद्रा साख के आधार पर भी काम करती है। यानी हमारे समाज में एक साख का जो शब्द आया वो मुद्रा के ही विकास से आया। तो मुद्रा साख के आधार पर भी कार्य करती है। साख के आधार में जैसे चेक हो गया, हुंडी हो गया, इस तरह के जो पत्र है ये साख का आधार है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों की मुद्रा का नाम। अब मुद्रा आया तो हर एक देश के अपनी अपनी मुद्रा है जिससे अपना लेन देन विनिमय का कार्य पूरा होता है। इससे भारत में जो भारत है वहाँ रुपया चलता है। पाकिस्तानी रुपया हो गया। बांग्लादेश में टका, नेपाल रुपया, अमेरिका डॉलर, इंग्लैंड पाउंड। तो ये सारे विभिन्न कंट्री है और विभिन्न कंट्री के विभिन्न करेंसी है यानी मुद्रा है जहाँ पर वस्तुओं का लेन देन इस माध्यम से किया जाता है। अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, रूस का रूबल, सिंगापुर का अफगानी डॉलर, अफगान का अफगानी डॉलर, सिंगापुर का डॉलर ही होता है।
तो इस प्रकार बहुत सारे देश के बहुत सारे करेंसी और अपने अपने करेंसी से अपने देश में वस्तुओं का लेन देन विनिमय का कार्य पूरा करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आपका डॉलर काम करता है। अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर कोई क्रय विक्रय की जाती है तो डॉलर का यूज किया जाता है। ईरान में रियाल चलता है। इराक दिनार, स्वीडन क्रोना, ये सारे भी देश है जहाँ पर अपनी अपनी करेंसी है। ईरान में रियाल मुद्रा के रूप में, इराक में दिनार, स्वीडन में क्रोना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान से पढ़े और याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं। साख, साख क्या है? साख क्या है? अतः साख एक ऐसी विनिमय कार्य है, यानी साख भी आज विनिमय का कार्य का काम करती है, जो एक निश्चित यानी जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। यानी आप किसी से कुछ मुद्रा उधार लिए और एक समय के अंदर, यानी जो आप समय लिए उसके अंदर उसको लौटा दिए, भुगतान कर दिए, तो आपका साख बना हुआ, यानी आपका साख पूर्ण हो गया। तो साख का मतलब भरोसा, विश्वास होता है। जितना समय आप बोल के लिए उतने समय के अंदर आपको लौटा दिए, तब आप साख के अंतर्गत यानी साख को पूरा किए। तो साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। अब हम यहाँ जानेंगे मुद्रा की विभिन्न परिभाषाएं। निम्न या भिन्न जो अर्थशास्त्री है उनके अनुसार मुद्रा के अलग अलग परिभाषाएं दिए गई है, तो उनके परिभाषा को जानते हैं। कहता है प्रोफेसर हर्ट्सलेविट्स, यानी प्रोफेसर हर्ट्सलेविट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यानी सीधे तौर पर प्रोफेसर हर्ट्सलेविट्स ने कहे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलवर्न के अनुसार, यानी ये भी एक ऐसा अर्थशास्त्री है, उनके अनुसार ये बोले कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। यानी मुद्रा वही वस्तु है, वही चीज़ को मुद्रा कहेंगे जो किसी के मूल्य को मापने का कार्य करे, किसी वस्तु या चीज़ों को मूल्य का मापने का कार्य करे और भुगतान का साधन हो, कि कोई चीज़ को खरीदे तो उसका हम भुगतान कर सकते हैं। तो ये कोलवर्न के अनुसार, यानी जो अर्थशास्त्री है उनके अनुसार ये मुद्रा कही जाती है, परिभाषा दिए हैं। नैप के अनुसार, यानी नैप ने भी अपना परिभाषा दी कि इसके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। यानी इनका कहना है कि कोई भी वस्तु हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो राज्य के द्वारा अगर मुद्रा घोषित की जाती है तो मुद्रा कहलाएगी। या कोई कीमती पत्थर हो या सोना चांदी हो या कोई कागज का टुकड़ा हो जिस पे राज्य द्वारा घोषित की गई हो तो उसे हम मुद्रा कहेंगे। सेलिंगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यानी मुद्रा वह वस्तु है जिसे लोग स्वीकृति प्राप्त हो, यानी कोई भी उसे स्वीकार कर सकता है, वो मुद्रा कहलाता है। कोई भी वस्तु हो जिसे लोग आसानी से ग्रहण कर ले, जिसको मान्यता प्राप्त हो कि ये वस्तु मुद्रा है, तो वो मुद्रा कहलाएगी। सामान्य शब्दों में हम समझते हैं। सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य, विधिग्राह्य मतलब होता है जिसे लोग आसानी से ग्रहण कर ले, एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण और भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करता हो, उसे मुद्रा कहलाती है, यानी उसे मुद्रा कही जाती है। यानी कोई भी वस्तु जो जिसका स्वीकृति प्राप्त हो सरकार के द्वारा, जो विधिग्राह्य हो, जिसे लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित हो, जो किसका किसका कार्य करे, विनिमय के माध्यम का कार्य करे, मूल्य के समान मापक, किसी भी वस्तु के मूल्य को माप दे, ऋण का भुगतान कर दे या उसके मापदंड यानी उसको माप दे, तथा संचय के साधन को पूरा कर दे, वो चीज़ें मुद्रा कहलाती है। तो इसका एक सामान्य परिभाषा कि मुद्रा हुआ है
जो क्रय विक्रय का यानी कि विनिमय का कार्य कर सकता हो, मूल्य के सामान्य मापक का कार्य कर सकता हो, ऋण के भुगतान यानी जो बाकी लिया गया उसको भुगतान कर सकता हो, या कोई जिसको हम संचय कर सकते हैं उसको कहा जा सकता है। यानी मुद्रा की आप कई परिभाषाएं, उसके गुणों को, जो उसको कार्य है उसको आप परिभाषा घोषित कर सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ, यानी प्रारंभिक काल से अब तक हम कहाँ तक मुद्रा तक पहुँचे हैं या पहुँच पाए हैं। सबसे पहले है कि मुद्रा का जो विकास हुआ प्राचीन काल में वस्तु विनिमय, यानी सबसे पहले वस्तु विनिमय पर आए। उसके बाद वस्तु मुद्रा को, यानी कोई भी वस्तु को मुद्रा मान लिए। उसके बाद धात्विक मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, यानी आज के ज़माने में तो और कई मुद्राएं हो गई है, प्लास्टिक मुद्रा हो गया है। तो आज हम जैसे जैसे डेवलप किए, मुद्रा का प्रचलन और बढ़ते गया और वस्तु विनिमय प्रणाली से आज हम प्लास्टिक मुद्रा तक पहुंच चुके हैं। और भी कई तरह की मुद्राएं हुई है। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था। यानी जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, या प्राचीन काल में जब मुद्रा नहीं थी, तो लोग वस्तुओं को वस्तुओं से लेन देन किया करते थे। उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं या कहा जाता था, जिसको हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। उसके जब बाद समय आगे गुजरा तो लोगों ने वस्तु मुद्रा यानी कमोडिटी मनी को अपना लिया, यानी किसी किसी वस्तु को वो मुद्रा मान लिए। शिकारी युग में खाल या चमड़ा, यानी जिस तरह से जैसे युग गुजरा उसी के अनुसार मुद्रा को वो मापते गया। शिकारी युग आया तो खाल या चमड़ा को मुद्रा मान लिए। पशुपालन युग आया तो गाय या बकरी को मुद्रा मान लिए। कृषि युग आया तो कोई अनाज को मुद्रा मान लिए, जैसे कपास, गेहूँ आदि को मुद्रा मान लिए, और अपने कार्य को संपन्न किया करते थे। तो इस प्रकार से वस्तु मुद्रा युगों के गुजरने के साथ साथ उस युग के अनुसार ही उसमें वस्तु को कोई मुद्रा मान लिया जाता था। आगे समय बढ़ा, इसमें आया धात्विक मुद्रा यानी मेटालिक मनी। वस्तु मुद्रा का विनिमय करने में अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था। अब इन धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल तथा तांबा इत्यादि धातु से बना होता था उसे धात्विक मुद्रा कहा जाता था। तो यहाँ आपको सीधे परिभाषा देना, धात्विक मुद्रा किसे कहते हैं। अगर सवाल आया तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि वैसी मुद्रा जिसको पीतल और तांबा से बनाया जाता था उसे हम धात्विक मुद्रा कहते हैं। सिक्का, अतः धातु मुद्रा के प्रयोग में धीरे धीरे कुछ कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, यानी धातु मुद्रा से भी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसको दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किए जाने लगा। तो ये तो कठिनाई आते गया और हम धीरे धीरे सुधार करते गए और मुद्रा को परिवर्तित कर करके हम एक ऐसी मुद्रा पे पहुँचे जहाँ लोगों को आसानी होने लगा। तो पहले तो हुआ था वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद वस्तु मुद्रा, उसके बाद धात्विक मुद्रा, उसके बाद सिक्का है। तो सिक्का क्या था, तो सोने चांदी से, यानी यहाँ पर आपको परिभाषा देना है, सोने चांदी आदि से बने, सोने चांदी आदि से बने वह वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मोहर से चालित होता है उसे सिक्का कहा जाता है। यानी सीधे सीधी इसका परिभाषा होगा, सोने चांदी से बने मुद्रा को सिक्का कहा जाता था, जो सरकार के द्वारा सरकार के मुहर से चालित होता था, यानी उसके द्वारा स्वीकृत होता था सरकार के द्वारा। उसके बाद जब हम सिक्के को ढूंढे तो सिक्कों से आगे बढ़े तो पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी पर आए। आज ये मुद्रा बहुत ही सर्वमान्य है और आज हम इसके जीवन में आसानी से यूज कर सकते हैं और कर रहे हैं। तथा पत्र मुद्रा वर्तमान समय में विश्व में प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। तथा आज के समय में जिस युग में हम लोग जी रहे हैं वहाँ भी प्रचलन में पत्र मुद्रा ही है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक, यानी देश की सरकार हो, देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। यानी देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का मुद्रा प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहा जाता है। भारत में 1 रुपये के कागजी नोट, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव।
भारत में 1 रुपये के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये VVI क्वेश्चंस है, इसको आपको याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है, यानी 1 रुपया के कागजी नोट और सभी सिक्के, 1 रुपये के कागजी नोट और सभी सिक्के भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी। कहता है आर्थिक विकास के साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। यानी साख मुद्रा का कार्य चेक, हुंडी का स्थान लिया, यानी साख मुद्रा का स्थान लिया। इनको साख मुद्रा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अधिकांश रूप से साख मुद्रा द्वारा होता है, यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है इसमें सबसे ज़्यादा यूज साख मुद्रा का किया जाता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक अथवा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक उपयोग होने लगा है या होता है। यानी किसी भी देश को अगर उधार लेना हो या अपने देश की तरक्की के लिए, देश के रोजगार को बढ़ाने के लिए, विकास के लिए, जब हम किसी दूसरे देश से पैसा उधार लेते तो वो साख मुद्रा के ही आधार पर लेते हैं। तो मुद्रा के आने से साख मुद्रा का प्रचलित हुआ और देश और दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करने लगा। यहाँ पर कुछ बैंकों के नाम दिया है: स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICI बैंक। ये बैंक है जो भारत में कार्य करते हैं और साख मुद्रा को बढ़ावा देते हैं या साख को बढ़ाते हैं, लोगों को देते हैं। अब हम समझेंगे मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, हमारे जीवन में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व रखता है। कहता है आधुनिक आर्थिक जीवन जो व्यवस्था है मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यानी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी ही महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यानी जिस तरह हम अपने शरीर से रक्त को निकाल दें तो रक्त को निकाल दे तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा या शरीर समझिए डेड हो जाएगा, उसी तरह से मुद्रा जो है हमारी अर्थव्यवस्था का रक्त है और वो पूरे अर्थव्यवस्था में चारों तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। अगर उसको निकाल लिया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था वहीं पर ठप पड़ जाएगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो इतना आज आगे बढ़ा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था मुद्रा को अगर हम निकाल ले तो वो ठप पड़ जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं हो पाती। यानी मुद्रा के माध्यम से ही पूरे दुनिया इतना आगे तरक्की कर पाया है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रा के आने से बहुत तरक्की किए हैं, विकास किए हैं। और ये जो मुद्रा है आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना मत दिए हैं। चलिए उन अर्थशास्त्रियों के मत को समझते हैं कि मुद्रा की आर्थिक महत्व क्या है। पहला है ट्रेटॉस्क, अर्थशास्त्री हैं। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था, यानी उनके अनुसार मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। यानी उन्होंने उदाहरण दिया कि मुद्रा वह चीज़ें है जिस तरह से अगर मनुष्य के जो शरीर बना है चीज़ों को डेवलप करके, जिस तरह से मनुष्य के शरीर में हवा है, रक्त है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो अगर हम जो हमारे पार्ट्स है शरीर का, हृदय, लीवर, तो अगर बहुत सारे किसी को तुलना करते हैं, अगर हम मुद्रा को हृदय से तुलना करें और रक्त से तुलना करें, तो अगर हम मुद्रा को हृदय नहीं माने तो रक्त का स्रोत जरूर मानेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से शरीर में रक्त दौड़ रहा है, गतिशील है, प्रवाह है, उसी तरह से मुद्रा आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में वो दौड़ रही है। अगर शरीर का रक्त अचानक रुक जाए तो शरीर डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। उसी तरह से अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा को निकाल लिया जाए तो अर्थव्यवस्था हमारा डेड हो जाएगा,
मृत हो जाएगा। तो यहाँ पर टेट्रोस जी ने अपना मुद्रा के महत्व के बारे में प्रकाश डाले और उनका तुलना हमारे शरीर के रक्त से किए। मार्शल जी के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यानी मुद्रा एक धुरी है जिसके चारों ओर पूरे आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। क्राउथर के अनुसार ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीतिक शास्त्र में वोट, उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यवसायिक जीवन में मुद्रा का सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार हुआ है, जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। यानी कहता है हर एक क्षेत्र में किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको विज्ञान में काम करना है तो उसके लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी, यंत्र शास्त्र में काम करना है तो उसके लिए चक्र की व्यवस्था पड़ेगी। बिना चक्र के आप यंत्र शास्त्र को पूरा नहीं कर सकते हैं, बिना अग्नि के आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, विज्ञान में उसको आप जांच नहीं कर सकते हैं, बिना वोट के आप राजनीतिक शास्त्र को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में बिना मुद्रा के आप तरक्की नहीं कर सकते, बिना मुद्रा के आप आगे जीवन को चला नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा का लोगों के जीवन में, देश के लिए, देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इसका अपना एक महत्व होता है। प्रोफेसर पिग्गू के अनुसार, ये भी एक अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए। यानी ये मुद्रा को वस्त्र की संज्ञा दिए हैं। ये मुद्रा क्या है? तो आधुनिक विश्व में उद्योग का एक कपड़ा पहने हुए हैं, वस्त्र धारण किए हुए। अगर वस्त्र को हटा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था नंगा हो जाएगा। यानी जिस तरह से मनुष्य के शरीर से कपड़ा हटा दिया जाए तो मनुष्य नंगा हो जाएगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार उद्योग से मुद्रा को निकाल दिया जाए। यानी जितने भी आज मुद्रा उद्योग धंधे चल रहे हैं, मुद्रा के आने से तीव्र विकास किए हैं और मुद्रा पर ही सारी उद्योग धंधाएँ टिकी हुई है। तो उनके अनुसार आधुनिक विश्व में मुद्रा क्या है? एक वस्त्र धारण किए हुए उद्योग के रूप में। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड आज के ज़माने में, युग में क्रेडिट कार्ड बहुत ही महत्व रखता है। आज क्योंकि आज के ज़माने में प्लास्टिक कार्ड प्रचलन में आया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो ये क्रेडिट कार्ड के बारे में हम जानेंगे। कहता है क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। यानी क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों में वीसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारे जो आप नाम सुने ये क्रेडिट कार्ड के नाम हैं, जो क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यानी जो क्रेडिट कार्ड उन ग्राहक को प्रदान किए जाते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति सही होती है और बैंक उसकी शाखा की एक राशि निश्चित कर देती है इसमें। यानी आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो जो बैंक वाले होते हैं ये वीसा या अमेरिकन या मास्टर कार्ड आपको देंगे, उनमें से एक ये क्रेडिट कार्ड है और आपकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए देते हैं। क्योंकि अगर बैंक में आपका साख अच्छा रहा तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत यानी आपको क्रेडिट कार्ड मिला तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यानी इनके माध्यम से आप निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। यानी आपके अकाउंट में ऐसा नहीं भी हो तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उसको कोई भी वस्तु जो आपको ज़रूरत है उसको आप खरीद सकते हैं और उसकी भरपाई आप कुछ दिनों में आप कर सकते हैं। यानी पैसा ना भी हो तो क्रेडिट कार्ड आपको ये लाभ देती है, एक अवसर देती है कि आप वस्तुओं को खरीद लें और बाद में उसको पे कर दें। यानी आपके भरोसे पर ये कार्ड आपको दिया जाता है, आपके वित्तीय लेन देन को देखते हुए कि आपके बैंक में किस तरह का लेन देन है, उसके अनुसार आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नाम दिया हुआ है जो पहले बताएं, वीसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये क्रेडिट कार्ड के नाम है। मुद्रा से क्या लाभ है? अब हम समझेंगे मुद्रा से लाभ क्या है। मुद्रा हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचता है। अर्थशास्त्र के सभी शाखाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी मुद्रा से
क्रय विक्रय हम कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीद के अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, विनिमय का कार्य कर सकते हैं, वितरण का कार्य कर सकते हैं, राजस्व में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम मुद्रा के कई लाभों को देख सकते हैं। मुद्रा के कुछ प्रमुख लाभ हैं, उनको देखेंगे यहाँ पर। मुद्रा से सबसे पहले उपभोक्ता को लाभ होता है, क्योंकि उपभोक्ता वो है जो वस्तुओं को अपने जीवन में यूज करता है, यानी वे मनुष्य जो अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई वस्तु का इस्तेमाल करता है तो वो उपभोक्ता कहलाता है। यानी मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीद सकता है, यानी मुद्रा से उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। और ये सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी, क्योंकि उस समय वस्तु थी तो वस्तु को हेर फेर करते थे, लेन देन करते थे। लेकिन आज मुद्रा के आने से हम सिर्फ मुद्रा को प्राप्त करते हैं, उससे और अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं और इच्छानुसार हम अपना काम कर सकते हैं। मुद्रा उपभोग की मांग का आधार है, यानी जो मुद्रा है वो उपभोक्ता की मांग का आधार है, उपभोग नहीं, उपभोक्ता की मांग का आधार है। यानी उपभोक्ता के अनुसार अगर मुद्रा है तो वो जो चीज़ मांग कर रही है आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। जिस प्रकार व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक है वह वस्तु एवं सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। यानी डिमांड एंड सप्लाई जो है मुद्रा पर निर्भर करती है कि जिसके पास मुद्रा अधिक है वो अधिक वस्तु एवं सेवाओं को खरीद सकता है और अपने जीवन में यूज कर सकता है। मुद्रा का अभाव मांग की यात्रा को घटा देती है। यदि मुद्रा का अभाव हो तो मांग भी घट जाएगी, मांग भी कम जाएगी, क्योंकि ये अर्थशास्त्र में ऐसा देखा गया है कि अगर व्यक्ति के पास ज़्यादा इनकम हो रहा है तो वो खर्च भी ज़्यादा करता है, यानी वस्तुओं को डिमांड भी ज़्यादा करता है। अगर व्यक्ति के पास इनकम कम हो रही हो, पैसा कम हो, तो वस्तुओं को डिमांड भी कम करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई मुद्रा पर ही आधारित है कि मांग और भेज पूर्ति करना। अगर व्यक्ति के पास, देश में समाज के लोगों के पास मुद्रा अधिक है तो वस्तुओं को डिमांड अधिक करेगी, मुद्रा कम है तो वस्तुओं को डिमांड कम करेगी। दूसरा लाभ है मुद्रा से उत्पादक को लाभ होता है। पहला तो उपभोक्ता को, जो वस्तुओं को यूज करता है अपने जीवन में। दूसरा उत्पादक, जो विभिन्न तरह के वस्तुओं को उत्पादन करता है। तो उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन के साधनों की आवश्यकता जुटाने, कच्चे माल को खरीदने तथा संचित रखने तथा समय समय पर पूंजी की उधार प्राप्त करने की सहायता मिलती है। इस प्रकार मुद्रा उत्पादक के कार्य को और सरल बना दिया है कि अगर जिसके पास मुद्रा ना भी हो तो वो किसी से साख लेके, उधार लेके वो अपने उत्पादक के कार्य को पूरा कर सकता है। अपने उत्पादन कार्य में जो मात्रा घटती है, जो कच्चे माल घटते हैं का जुटाने में, खरीदने में, उसको संचित रखने में, है ना, समय समय पर उसको पूंजी की आवश्यकता पड़ी और ज़्यादा पड़ी तो वो मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं, साख के आधार पर, और उत्पादन की क्रिया को जारी रख सकते हैं। उत्पादन लागत कितनी होगी, वस्तु का संभावित मूल्य क्या होगा एवं लाभ की मात्रा क्या होगी, बिना मुद्रा के सारी गणनाएं असंभव है। कहता है कि आज हम हर चीज़ की क्या किए, एक वैल्यू बना दी। किस चीज़ का क्या वैल्यू होगा, तो किस आधार पर, मुद्रा के आधार पर। मुद्रा ना होती तो हम वस्तुओं को आंक भी नहीं सकते थे कि उसकी क्या कीमत हो सकती है, उसका मूल्य क्या होगा, उसको बनाने में कितना खर्च होगा, ये सारी जो गणनाएं हैं करना असंभव होती। लेकिन मुद्रा के आने से ये सारी चीज़ें सरल हो गई और हर एक चीज़ों का एक मूल्य तय हो गया और लोग उसी के अनुसार अपने वस्तुओं को खरीद बेच करते हैं। तो मुद्रा से उत्पादक को लाभ हुआ, पहला उपभोक्ता को लाभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा और साख। मुद्रा के आने से साख का प्रचलित हुआ, यानी भरोसा, विश्वास। तो मुद्रा ने साख प्रणाली को जन्म दिया या कहिए संभव बनाया। आधुनिक व्यवसाय में सारा ढांचा साख के आधार पर ही आधारित है, क्योंकि बड़े बड़े व्यवसायियों को उद्योग चलाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसके साख के आधार पर उनको प्रोवाइड किया जाता है। बैंकों में लोगों की छोटी मोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उसको उद्योगों को उधार दे देते हैं, उद्योग चलाने वाले को। यानी बैंक भी क्या करती है, वो जो लोग छोटे मोटे बचत करते हैं
उसको इकट्ठा करके बड़े बड़े व्यवसायियों को, उद्योग धंधे करने वाले लोगों को वो मुद्रा उधार दे देते हैं। इस तरह मुद्रा साख का भी आधार कार्य करती है। आपने जो पैसा जमा किया उस पर आपको ब्याज मिलेगा। बैंक वाले ने जिसको दिए उससे उधार जो उधार दिए उससे ब्याज उसको मिलेगा और वो आपको देंगे। तो इस प्रकार एक और व्यवस्था समाज में बन गई कि जिसके पास बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके पास अगर मुद्रा नहीं है तो बैंक से लोन ले सकते हैं। तो तीसरा कार्य आपका था मुद्रा और साख, यानी मुद्रा आने से साख बढ़ा और साख आने से दुनिया भर के बाजारों को लाभ हुआ और बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे होना शुरू हुआ। चौथा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर हो गई। उस समय जो भी कठिनाई होती थी, दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, ये सारे चीज़ अब कठिनाई दूर हो गई, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के आने से ये कठिनाइयाँ समाप्त हो गई। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाई क्या हो गई? समाप्त हो गई, दूर हो गई। कठिनाई तो अब मुद्रा के कारण विभिन्न विनिमय का कार्य यानी लेन देन का कार्य आसान हो गया। पांचवा, मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा के आने से पूंजी में तरलता आई, वो अधिक से अधिक बढ़ने लगा। मुद्रा ने पूंजी का तरलता प्रदान की, क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता था और वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग स्वीकार जल्दी नहीं करते थे, या उनको जो चीज़ें सामने वाला दे रहा होता होगा उसके पास थी तो वो नहीं लेती होगी, है ना। तो इस प्रकार वो चीज़ें उस समय तरलता कम थी, लेकिन आज पैसा किसी को दो तो झट से वो रख लेते हैं। तो इसकी तरलता बहुत ही एकदम साफ है, या लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं उसको। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लाया जा सकता है। आपको कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी चीज़ को खरीदना हो, बेचना हो, आप मुद्रा से तुरंत कर सकते हैं। लेकिन ये पहले के प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी सुविधा नहीं थी। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह किसी भी समय अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकता है और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है। यही एकमात्र मुद्रा है जो मनुष्य के आवश्यकताओं को और उसके संतुष्टि को पूरा कर सकने में सक्षम है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी अवसर नहीं होता था। नेक्स्ट है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, यानी मुद्रा आने से पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा की गतिशीलता बढ़ी है। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई। अब पूंजी को न केवल एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है, बल्कि एक से दूसरे देशों में इसका हस्तांतरण करना संभव हो सका। बैंकों के साख पत्रों ने तो पूंजी की गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि की, इसके चलते वाणिज्य व्यापार का विकास भी संभव हो सका। तो पूंजी की गतिशीलता होने से वाणिज्य व्यापार और तेजी से विकास किया, क्योंकि अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाने लगा, एक दूसरे दूसरे देश में व्यापार होने लगा। सातवां है मुद्रा और पूंजी का निर्माण, यानी मुद्रा आने से पूंजी का निर्माण हुआ, पूंजी बढ़ते गया। है ना, पहले लोगों के पास वस्तु होती थी तो वस्तुओं को कितना संग्रह कर सकते थे, उसको कितना जमा कर सकते थे, वो पूंजी निर्माण नहीं हो पाता था। लेकिन मुद्रा के आने से आज के ज़माने में उद्योग धंधा करना हो, कोई चीज़ खरीदना हो, तो आप पूंजी निर्माण करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो मुद्रा तरल संपत्ति है, इसके बैंक में जमा कर सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। यानी आपके पैसा है आपके पास, तो आप बिजनेस में पैसा लगा दो, वो वृद्धि करेगी। शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए, वृद्धि करेगी। या कोई आप ज़मीन खरीद लिए तो वो धीरे धीरे वृद्धि करेगी। तो मुद्रा से पूंजी का निर्माण हुआ, और आपके पास थोड़े थोड़े पैसे हैं तो आप उसको रखिए, बैंक में जमा करिए या किसी में इन्वेस्ट करिए उद्योग धंधों में, तो आपका वो पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी बढ़ेगा। तो इस प्रकार मुद्रा के आने से पूंजी निर्माण हुआ। नेक्स्ट है मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। मुद्रा के आने से ही हमारे देश में, ये दुनिया के देशों में बड़े पैमाने के उद्योग धंधे लगना शुरू हुआ, है ना। आने से बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सके, बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य संभव हो सका। तो ये सारी चीज़ मुद्रा से ही संभव था। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये चीज़ें नहीं हो सकती थी, और अगर उसी ज़माने में लोग रहते तो आज इतना तरक्की जो आप देखने को मिल रहा है वो नहीं हो पाता। मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा आने से आर्थिक प्रगति बहुत तेज़ी से हुआ है, यानी उसको इतना प्रगति हुआ कि आप सोच नहीं सकते कि हम प्राचीन काल से इस जमाने में जी रहे हैं जहां मुद्रा का काफ़ी महत्व है।
मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय माप की होती है। यानी मुद्रा के द्वारा ही हम किसी देश को गरीब अमीर कह सकते हैं, उसके राष्ट्रीय आय को तुरंत मापेंगे। प्रति व्यक्ति आय को के आधार पर हम उस देश को गरीब अमीर विकसित और अविकसित कह सकते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो देश का आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। यदि प्रति आय बढ़ जाता है तो देश का आर्थिक कल्याण भी आगे होता है, बढ़ता है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है। तो ये मुद्रा के 10 लाभ थे जो मुद्रा के आने से हमारे देश में या दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेजी से परिवर्तन लाया है। तो इस प्रकार मुद्रा से बहुत सारे लाभ हुए हैं। उसमें उपभोक्ता को लाभ, उत्पादक को लाभ, सामाजिक कल्याण हुआ, उद्योगों में वृद्धि हुआ, उद्योग गतिशील हुआ, मुद्रा में तरलता आई। ये सारी लाभ मुद्रा के आने से ही हुआ। अब है उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग यानी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोज यूज चीज़ों को करता है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर, कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उपभोग कहते हैं। यानी आप जो कमाते हैं उसका जो भाग चालू वस्तुओं पर यानी करंट वस्तुओं पर जो किया जाता है, जैसे खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए किया जाता है, तो उसे हम उपभोग कहते हैं। तो उपभोग क्या है? तो मनुष्य ही उपभोग करता है और उपभोक्ता भी कहलाता है। यानी चीज़ों का निर्माण करता है और खुद ही उपभोग करता है, उसको यूज करता है। तो मनुष्य दोनों चीज़ है, उपभोग भी है और उपभोक्ता भी है। तो उपभोग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो गया। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उपभोग कहते हैं या कहलाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? कुल आय की वस्तुएं एवं सेवाओं पर जो उपभोग करता है, यानी कुल आय जो वस्तुएं एवं सेवाओं पर मनुष्य उसको यूज करता है, उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। यानी मनुष्य ही उपभोक्ता है। जो भी वह कमाता है, तो जो कुछ वो अपने वस्तुओं एवं सेवाओं पर अपने जीवन के लिए खर्च करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हमने किसी चीज़ को खरीदा, मोबाइल खरीदा या अनाज खरीदा या कपड़ा खरीदा, तो हम उपभोक्ता कहलाए, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। अब बचत किसे कहते हैं? बचत मुद्रा के आने से ये चीज़ें बढ़ी, बचत और साख दो चीज़ें बढ़ी, और आज ये बहुत ही कारगर साबित होता है मनुष्य के जीवन में बचत करना, क्योंकि मनुष्य के भविष्य में भी कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ इच्छाएं उनकी है पूर्ति करना चाहते हैं, तो बचत के द्वारा ही संभव हो पाता है। कहता है कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता हो। टिकाऊ वस्तुओं जैसे घर, जमीन या जो भी चीज़ें जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, बचत सेविंग कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में आय तथा उपभोग, यानी आप जो कमाते हैं, जो खर्च करते हैं चीज़ों पर, उसके अंतर को ही बचत कहा जाता है या कहलाता है। इसको फार्मूला से समझते हैं, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। यानी बचत बचत बराबर आय, यानी जो आप कमाए और जो आप उपभोग किए उसमें घटा दीजिए तो जो प्राप्त होगा वो बचत कहलाएगा। यदि आपकी सैलरी एक पर मंथ 1 लाख है, अगर उसमें आप 80,000 खर्च कर दिए तो आपका जो बचा 20,000 वो सेविंग कहलाएगा। अब यहाँ समझना है चालू वस्तुएं, कि चालू वस्तुएं करेंट गुड्स क्या है। कहता है कुछ ऐसी वस्तुएं होता है जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं, उसे चालू वस्तुएं कहते हैं। यानी हमारे जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं जिसको क्षणिक यूज किए, अपने जीवन के लिए उपयोग किए और ख़त्म हो गया, तो वो वस्तुएं चालू वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हम फूड पैकेटिंग लेते हैं या वाटर बोतल लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं बाज़ार से और उसको पीते हैं वो ख़त्म हो जाता है, या हम खेतों में यूज करने के लिए स्प्रे दवाई लेते हैं या खाद बीज लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें चालू वस्तुएं हैं। टिकाऊ वस्तुएं ड्यूरेबल गुड्स, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो उत्पादन कार्य में प्रयोग की जाती है, उसे हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे मशीन हो गया, खेत हो गया, ये सारे चीज़ें टिकाऊ वस्तुएं हैं जो उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। कच्चा माल आपका चालू वस्तुएं में आएगा, क्योंकि उसको एक बार यूज करने से वो समाप्त हो जाता है।
साख क्या है? साख के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये के आने से अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा महत्व स्थान रखता है और इससे देश और दुनिया की व्यापार काफ़ी अधिक आगे बढ़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साख कहता है विश्वास या भरोसा। साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतना ही अधिक होती है। यानी साख का मतलब है कि जो भी व्यक्ति पर जितना अधिक भरोसा या विश्वास किया जाए वह उतना ही उसकी साख बनती है। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने की या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। कि अगर अर्थशास्त्र में साख का मेन यानी मुख्य अर्थ समझे तो जो आप ऋण लिए उसको लौटा दीजिए या भुगतान कर दीजिए तो वो आपका साख बन जाएगा, यानी आप साख के को पूरा कर लेंगे। तो साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है कि आप जितना समय के लिए किसी से उधार लिए उतना समय के अंदर आप उसको पूरा कर दिए तो आपका साख बना है, यानी बिल्कुल आप भरोसे के लायक हैं। यदि हम कहें कि अरुण की साख बाजार में अधिक है, यानी अरुण की साख बाजार में अधिक है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक विश्वास है। यानी जो वो ऋण लेता है वो उसको लौटा देता है समय के अंदर। तो आप जब भी वो अरुण किसी से ऋण लेगा यानी वो खोजेगा तो उसको तुरंत ऋण प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि उसको लौटाने की क्षमता है और वो समय के अंदर ही पूरा कर देता है। इसलिए उसके बाजार में साख अधिक है। अगर आपका साख अधिक रहेगा तो आप कहीं भी किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और वो आसानी से आपको मिल जाएगा। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देती है। यानी आज जो इतना विकास किया है दुनिया, वो साख के आधार पर, इतना बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां चल रही है, वो साख के आधार पर ही चल पा रही है। अब हम पढ़ेंगे साख के कितने पक्ष होते हैं। साख के दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता, ऋणी। साख के पक्ष एक ऋणदाता होता है, एक ऋणी होता है। यानी साख के दो पक्ष होते हैं, एक ऋण देने वाला और एक ऋण लेने वाला। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख क्या है? साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख के मुख्य आधार, साख के मुख्य आधार के बारे में जानेंगे। पहला है विश्वास, कॉन्फिडेंस, कि साख विश्वास पर है, भरोसा पर टिका हुआ है। यानी साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने की भी तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर रुपया लौटा देगा या चीज़ें लौटा देगा। दूसरा है चरित्र, कैरेक्टर। कहता है ऋणी का चरित्र भी उसकी साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती है, और दूसरी तरफ चरित्रहीन की साख कम होती है और इन्हें कोई भी ऋण प्रदान नहीं करता या तैयार ही नहीं होता कि ऋण दिया जाए। तो यहाँ पर साख के लिए चीज़ों का होना आवश्यक है, एक चरित्र का, एक विश्वास का, और आगे है आपका चुकाने की क्षमता। यानी जो आप साख ले रहे हैं तो उसको चुका सकते हैं या नहीं, कैपेसिटी टू रीपे। व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता, योग्यता उसकी साख का प्रभावित करती है, यानी साख को प्रभावित करती है। आप कितना साख ले रहे हैं, सामने वाले को ये भरोसा है कि वो साख देने की आप में क्षमता या योग्यता है तो वो साख आपको मिल जाएगी। जब उसे उस व्यक्ति के भुगतान की क्षमता पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, तब इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। पूंजी एवं संपत्ति, तथा कैपिटल एंड वेल्थ, यानी ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति का जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। यानी आपको साख तभी मिलेगा जब आपके पास कोई संपत्ति या पूंजी होगा, उसी के अनुसार उसके आधार पर आपको साख प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अगर आप ऋण ले लेते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ ना हो या आप उसको ना दे तो वो कैसे वसूल करेगा? तो आपको जो संपत्ति या पूंजी है उसी को बेचकर या उसको नीलाम करके वो आपको पूंजी को वसूल कर पाएगा। इसीलिए पूंजी में साख में पूंजी में संपत्ति का होना जरूरी होता है, वरना आपको कोई आधार पर आपको संपत्ति के अगर ना हो तो आपको साख भी
नहीं मिल पाएगा। अतः जिस व्यक्ति के पास जितना ही अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होता है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, ना कि बराबर। जैसे ऋण की अवधि, पीरियड ऑफ लोन, ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने से घबराते हैं, यानी वो शॉर्ट टर्म का ऋण देते हैं, क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि दीर्घकाल में ऋणी की क्षमता, चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। यानी अभी सही है, हो सकता है बाद में वो बदल जाए, उसकी क्षमता भी देने के है, बाद में क्या हो नहीं हो। तो ये दीर्घकाल में हर लोगों की स्थिति में परिवर्तन आता है। तो जो ऋण देने वाले होते हैं वो दीर्घकाल ऋण देने में संकोच करते हैं, वो मना करते हैं और वो ऋण शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, क्योंकि उनको अल्प काल में ऋण देना अधिक पसंद होता है और उसको अधिक अपना वसूल करना हो जाता है। अब है साख, साख पत्र। साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर पूरा साख या ऋण आदान प्रदान होता है। वे वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं, अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही कार्य करता है। अब है साख पत्र के कई प्रकार होते हैं जो निम्न है। पहला है चेक। चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। जो चेक है सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। यानी चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित जमा रकम जो उसमें लिखित है उस व्यक्ति को दी जाए जिसके लिए चेक निर्माण हुआ, चेक बना है। दूसरा है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यह भी एक चेक का ही माध्यम है, लेकिन ये उसी की तरह काम करता है, चेक की तरह है, जो बैंक के द्वारा दिया जाता है और जो उस पर लिखित होता है उस रकम को सामने वाले को देना होता है और कम खर्च में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यात्री चेक। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित जमा रकम कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर लेता है। यानी आपको यात्री चेक लेना है तो बैंक में आप रकम को जमा कर दे और वो चेक आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यय व्यक्ति रुपया नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसके नाम से है वही व्यक्ति रुपया प्राप्त कर सकता है। प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी, अतः यह भी एक प्रकार का साख पत्र होता है। इसमें पत्र में ऋणी की मांग पर या उस एक निश्चित अवधि के बाद उसमें रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। यानी प्रतिज्ञा पत्र होता है कि इसमें आप पैसा को आप रखें तो उसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको आपका पैसा और ऋण दोनों सहित आपको मिलने का वादा किया जाता है। इस प्रकार आपका तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख पूर्ण हुआ। और आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी पूर्ण होती है। धन्यवाद। आप अपनी परीक्षा की तैयारी मन से जोरों से